एक सिचुएशन सोचते हैं। मान लीजिए उम्र है कोई 25 से 30 साल के बीच, हाथ में एक अच्छी डिग्री है, एक ठीक ठाक नौकरी भी है और महीने के आखिर में सैलरी भी आ जाती है। लेकिन फिर भी कभी रात में अकेले बैठकर एक ख्याल आता है, क्या मैं जिंदगी भर सिर्फ ये ईएमआई और बिल भरने की चक्की में ही पिसती रहूंगी? और ये सवाल सुनने में कितना आम लगता है ना। बिल्कुल। लेकिन यही वो एक सवाल था जिसने रॉबर्ट कियोसाकी की पूरी जिंदगी, मतलब पूरी दिशा ही बदल दी। आज हम उन्हीं की किताब रिच डैड पुअर डैड के पीछे की जो सोच है उसको समझने की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ एक किताबी समरी देना नहीं है। कोशिश ये है कि पैसे को लेकर हमारे दिमाग का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसे ही रीसेट किया जाए। और इनकी कहानी की शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। उनके एक नहीं, 2 पिता थे। हाँ, ये सबसे मजेदार बात है। एक उनके अपने पिता जो बहुत पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, सरकारी नौकरी में एक ऊंचे पद पर। कियोसाकी उन्हें कहते हैं पुअर डैड। और दूसरे थे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता। वो 8वीं पास भी नहीं थे, लेकिन हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक थे, एक बड़े बिजनेसमैन, जिन्हें वो रिच डैड कहते थे। बिल्कुल। और इन दोनों ने उन्हें पैसे के बारे में जमीन आसमान वाले सबक सिखाए। एक की सोच थी कि अच्छी नौकरी कैसे मिले, दूसरे की सोच थी कि अच्छी नौकरियां कैसे दी जाएं। तो चलिए इसी सोच के धागे खोलते हैं। पहला सबक, और शायद सबसे बड़ा सबक जो सुनने में बहुत सीधा लगता है लेकिन है नहीं। हाँ बिल्कुल, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। इसका असली मतलब क्या है? क्योंकि हम तो यही देखते हैं कि हर कोई पैसे के लिए तो काम कर रहा है। सही बात है। इसे समझने के लिए दोनों पिताओं की सलाह को देखते हैं। पुअर डैड क्या कहते थे? बेटा, मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें एक बड़ी कंपनी में सुरक्षित नौकरी मिल जाए। ये तो हमारे समाज का मूल मंत्र है। बिल्कुल, ये हम सब ने अपने घरों में सुना है। जबकि रिच डैड कहते थे, बेटा ये सीखोगे पैसा काम कैसे करता है, ताकि तुम पैसे से अपने लिए काम करवा सको। ये छोटा सा फर्क ही किसी को आर्थिक रूप से स्वतंत्र या फिर जिंदगी भर संघर्ष करने वाले रास्ते पर डाल देता है। और यहीं से रैट रेस का कॉन्सेप्ट आता है। रैट रेस, ये शब्द मैंने बहुत सुना है। ये असल में है क्या? चूहे की दौड़? हाँ, ये एक चक्र है, एक ऐसा चक्र जिसमें ज्यादातर पढ़े लिखे मेहनती लोग फंसे हुए हैं। ये ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, स्पीड भी बढ़ा रहे हैं। हाँ, लेकिन पहुंच के ही नहीं रहे। इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, ये चक्र 2 भावनाओं से चलता है, डर और लालच। पहले नौकरी ना होने का या पैसा खत्म होने का डर लगता है। सही बात है। तो इंसान कोई भी नौकरी पकड़ लेता है। फिर जब सैलरी आती है तो लालच जागता है, चलो अब एक नया फोन ले लेते हैं, एक बड़ी गाड़ी ले लेते हैं। और जैसे ही आप बड़ी गाड़ी या बड़ा घर लेते हैं, आपके खर्चे बढ़ जाते हैं। अब आपको और ज्यादा पैसे चाहिए। एग्जैक्टली। तो आप और ज्यादा मेहनत करते हैं, प्रमोशन के लिए भागते हैं, सैलरी बढ़ती है तो खर्चे और बढ़ जाते हैं। और ये चक्र, ये कभी खत्म नहीं होता। आप जिंदगी भर पैसे के पीछे भागते रहते हैं। बिल्कुल, ठीक वैसे ही जैसे एक पहिए के अंदर एक चूहा भागता रहता है। रिच डैड ने सिखाया कि इन 2 भावनाओं को पहचानो और इन्हें अपने फैसलों पर हावी मत होने दो। नौकरी की सुरक्षा के लिए अपनी आजादी का सौदा मत करो। नौकरी को मंजिल मत समझो, उसे सीखने का एक पड़ाव समझो। बिल्कुल। और यहीं से दूसरा सबक निकलता है कि सिर्फ किताबी पढ़ाई काफी नहीं है। हाँ, हमारे स्कूल हमें पाइथागोरस थ्योरम सिखाते हैं, मुगल साम्राज्य के बारे में बताते हैं, सब जरूरी है। लेकिन कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, टैक्स कैसे बचाएं, एक अच्छा निवेश क्या होता है, ये कोई नहीं सिखाता। और इसी को कियोसाकी वित्तीय निरक्षरता कहते हैं। और इसी वजह से हम देखते हैं कि बहुत काबिल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील भी पैसों के मामले में संघर्ष करते हैं। वो अपने काम में माहिर हैं, पर पैसे के खेल में नौसिखिए हैं। सही कहा। रिच डैड का एक सुनहरा नियम था, फाइनेंशियल लिटरेसी इज पावर। वित्तीय साक्षरता ही असली ताकत है। और इसकी शुरुआत सिर्फ 4 शब्दों को समझने से होती है। कौन से 4 शब्द? आय यानी इनकम, व्यय यानी एक्सपेंस, संपत्ति यानी एसेट, और दायित्व यानी लायबिलिटी। ये पैसे की भाषा के ABCD हैं। और ये हमें इस किताब के सबसे जरूरी और शक्तिशाली कॉन्सेप्ट पर लाता है, संपत्ति और दायित्व के बीच का फर्क। और इसकी परिभाषा इतनी सरल है कि हैरानी होती है कि ये स्कूलों में क्यों नहीं सिखाई जाती। क्या है परिभाषा? बिल्कुल सीधी। संपत्ति यानी एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। और दायित्व? और दायित्व यानी लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बस इतना ही। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा था तो मेरे दिमाग में
एक झटका सा लगा था। मुझे अपना पहला कार लोन याद आ गया। अच्छा। उस वक्त लगा था कि मैंने एक एसेट खरीदा है, एक उपलब्धि हासिल की है। लेकिन इस परिभाषा के हिसाब से वो कार जिसकी ईएमआई और मेंटेनेंस हर महीने मेरी जेब से हजारों रुपए निकाल रही थी, वो मेरी संपत्ति नहीं बल्कि मेरा दायित्व थी। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। ज्यादातर मध्यम वर्ग के लोग यही गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि उनका घर उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। हाँ, ये तो कहा भी जाता है। कहा जाता है, लेकिन अगर आप उस घर में खुद रह रहे हैं और उसकी ईएमआई भर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं, मेंटेनेंस दे रहे हैं, तो वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। कियोसाकी के अनुसार वो एक दायित्व है। तो फिर संपत्ति क्या हुई? संपत्ति वो घर है जिसे आपने किराए पर दिया है और सारे खर्चे निकालकर भी वो हर महीने आपकी जेब में पैसा डाल रहा है। डिविडेंड देने वाले स्टॉक आपकी संपत्ति हैं। एक ब्लॉग या यूट्यूब चैनल जो आपको विज्ञापन से पैसा कमा कर दे, वो आपकी संपत्ति है। तो पैटर्न ये है कि आम मानसिकता सैलरी आते ही दायित्व खरीदती है, नया फोन, महंगी घड़ी, बड़ी गाड़ी, ताकि वो अमीर दिख सकें। हाँ, जबकि अमीर मानसिकता पहले संपत्ति खरीदती है। वो अपनी आय से पहले स्टॉक, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट खरीदते हैं, फिर उस संपत्ति से जो आय होती है उससे अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं। वो अमीर दिखने के लिए नहीं, असल में अमीर बनने के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो संपत्ति और दायित्व का फर्क समझ आ गया। लेकिन सवाल यह है कि एक सैलरीड प्रोफेशनल अपनी संपत्ति बनाए कैसे? उसकी तो 9 से 5 की नौकरी ही उसकी दुनिया है। बिल्कुल। और अगले सिद्धांत पर जाने से पहले 1 मिनट रुकते हैं। ये समझना जरूरी है कि ये सारे आइडियाज आपस में जुड़े हुए कैसे हैं। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। देखिए, ये एक पूरा ढांचा है। पहले 2 सबक जो हमने डिस्कस किए, पैसे के लिए काम ना करना और वित्तीय साक्षरता, हाँ, वो आपकी मानसिकता बदलते हैं, आपके सोचने का तरीका। राइट, एक माइंडसेट शिफ्ट। एग्जैक्टली। और अब जो हम बात करेंगे वो एक्शन की बात है कि उस माइंडसेट को असलियत में कैसे बदलें, संपत्ति कैसे बनाएं, और फिर जो आखिरी के सबक हैं वो आपको उस रास्ते पर टिके रहने के लिए जरूरी मानसिक ताकत और स्किल्स के बारे में बताते हैं। तो ये एक पूरा सिस्टम है। समझ गई। तो चलिए एक्शन वाले हिस्से पर चलते हैं। अगला सबक है अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। ये बात थोड़ी कंफ्यूजिंग है। अगर एक डॉक्टर का क्लिनिक है तो क्या वो उसका बिजनेस नहीं है? कियोसाकी के अनुसार नहीं। यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण फर्क है। ज्यादातर लोग अपने पेशे यानी प्रोफेशन को ही अपना बिजनेस समझ लेते हैं। लेकिन आपका पेशा वो है जो आप 9 से 5 करते हैं। हाँ, और आपका बिजनेस वो है जिसे आप अपने खाली समय में बनाते हैं। उस डॉक्टर के उदाहरण पर वापस आते हैं। अगर उस क्लिनिक को चलाने के लिए डॉक्टर का वहां हर रोज मौजूद रहना जरूरी है तो वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब है, बिजनेस नहीं। अच्छा। वो मरीज देखकर पैसे कमा रहा है, जो कि एक्टिव इनकम है। वो एक संपत्ति तब बनती जब डॉक्टर एक ऐसा सिस्टम बना देता कि उसके बिना भी वो क्लिनिक चले और प्रॉफिट कमाए। शायद दूसरे डॉक्टरों को हायर करके, एक मैनेजमेंट टीम बनाकर। बिल्कुल। उसका असली बिजनेस वो सिस्टम है, ना कि मरीज देखना। अच्छा, तो मेरा असली बिजनेस मेरा एसेट कॉलम है। मेरी नौकरी मेरे खर्चे चलाती है, लेकिन मेरा बिजनेस मेरी आजादी बनाएगा। बिल्कुल। अमीर लोग संपत्ति पर ध्यान देते हैं, बाकी लोग अपनी इनकम स्टेटमेंट पर। आपकी जॉब टाइटल से आपको अहंकार मिल सकता है, लेकिन आजादी आपको आपकी संपत्ति ही दिलाएगी। और जब आप इस तरह सोचना शुरू करते हैं तो आपको वो अवसर दिखने लगते हैं जो पहले नहीं दिखते थे। सही पकड़ा। और यहीं से अगला सबसे दिलचस्प सबक आता है। अमीर पैसे का आविष्कार करते हैं। 1 मिनट, ये सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे वो जाली नोट छापते हैं। नहीं, जाली नोट नहीं छापते। इसका मतलब है कि वो अवसर पैदा करते हैं जबकि बाकी लोग अच्छे अवसरों का इंतजार करते रहते हैं। ये मानसिकता का खेल है। जैसे जब शेयर बाजार गिरता है तो आम मानसिकता क्या कहती है? बहुत जोखिम है, सब बेच के निकल जाओ। लेकिन अमीर मानसिकता कहती है डिस्काउंट सेल चल रही है, खरीदने का समय है। सटीक। लेकिन ये सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं है। एक छोटा सा जमीनी उदाहरण सोचिए। मान लीजिए किसी इलाके में ज़ोमैटो या स्विगी की डिलीवरी ठीक से नहीं होती, लेकिन वहां छोटे छोटे अच्छे रेस्टोरेंट बहुत हैं। अवसर पैदा करना ये हो सकता है कि कोई एक ऐसा लोकल डिलीवरी सिस्टम बना दे जो सिर्फ उसी 2-3 किलोमीटर के दायरे में तेजी से काम करे। उसने एक समस्या देखी और उसका समाधान आविष्कार किया। मतलब अवसर आपके ज्ञान से पैदा होते हैं। बिल्कुल। अवसर कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे दिमाग में है, अगर हमारे पास सही ज्ञान और नजरिया हो। और सीखने की बात पर ही अगला सिद्धांत आधारित है। सीखने के लिए काम करें, कमाने के लिए नहीं। ये सलाह आज के युवाओं के लिए शायद सबसे ज्यादा जरूरी है। ज्यादातर लोग अपनी पहली नौकरी या नौकरी में बदलाव सिर्फ सैलरी पैकेज देकर करते हैं।
20% ज्यादा सैलरी मिली और नौकरी बदल ली। ये तो बहुत आम बात है, लेकिन इसमें समस्या क्या है? रिच डैड का सुझाव था कि अपने करियर की शुरुआत में पैसे से ज्यादा स्किल्स पर ध्यान दो। ऐसी नौकरी करो जहां आप बेचना सीख सको। कम्युनिकेशन, लीडरशिप, नेगोशिएशन जैसी स्किल्स। हाँ, लोगों से बात करना सीख सको, टीम को लीड करना सीख सको। ये स्किल्स जिंदगी भर की संपत्ति हैं। ज्यादा सैलरी और कम स्किल एक बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है। क्यों? क्योंकि अगर वो ज्यादा सैलरी वाली नौकरी चले गई तो आपके पास कुछ नहीं बचता। लेकिन अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप कहीं भी कभी भी अवसर पैदा कर सकते हैं। सैलरी आपके बिल चुकाती है, लेकिन स्किल्स आपका साम्राज्य खड़ा करती हैं। ये सब सुनने में बहुत अच्छा और तार्किक लगता है, लेकिन जब असल में पहला कदम उठाने की बात आती है, निवेश करने की या कोई नया काम शुरू करने की, तो एक चीज सबको रोकती है, डर। डर। अगर नुकसान हो गया तो? हाँ, इस डर से कैसे निपटे? ये आखिरी और सबसे जरूरी सबक है, डर पर काबू पाना। कियोसाकी कहते हैं कि उन्होंने पैसे कमाने से ज्यादा पैसे गंवाए हैं। हारते सब हैं, विजेता वो नहीं है जो कभी नहीं हारते। विजेता वो है जो हारने से डरते नहीं है। बिल्कुल। मानसिकता ये रखनी है कि हर हार एक सीखने का मौका है। ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वो नुकसान के डर से कभी कोई जोखिम ही नहीं उठाते। वो सुरक्षित खेलने की कोशिश में सबसे बड़ा खेल हार जाते हैं। अपनी आर्थिक आजादी का खेल। वित्तीय सफलता 80% मनोविज्ञान है और सिर्फ 20% तकनीकी ज्ञान। तो डर पर काबू पाना, गलतियों से सीखना और फिर से कोशिश करना, ये भी एक स्किल है जिसे विकसित करना पड़ता है। हाँ। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो वो कौन से मुख्य बिंदु हैं जिन्हें श्रोताओं को याद रखना चाहिए? सबसे पहला और सबसे जरूरी, मानसिकता बदलो। पैसे के लिए काम मत करो, पैसे से अपने लिए काम करवाओ। रैट रेस को पहचानो और उससे बाहर निकलने का फैसला करो। दूसरा, वित्तीय साक्षरता हासिल करो। सिर्फ 4 शब्द समझो और अपनी जिंदगी में लागू करो। आय, व्यय, संपत्ति और दायित्व। हमेशा संपत्ति बनाने पर ध्यान दो। तीसरा, अपनी नौकरी को अपना पेशा समझो, बिजनेस नहीं। आपका असली बिजनेस आपका एसेट कॉलम है, उसे बनाने पर काम करो। चौथा, अवसरों का इंतजार मत करो, उन्हें बनाना सीखो। ये आपके ज्ञान और रचनात्मकता से होगा। पांचवा, कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करो। स्किल्स आपकी असली दौलत है। और आखिरी, डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन डर के वजह से रुकना एक चुनाव है। एक्शन लो, गलतियां करो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। देखिए, अमीर बनना एक रात की प्रक्रिया नहीं है, इसमें समय लगता है। लेकिन गरीब मानसिकता से अमीर मानसिकता में बदलाव लाना ये एक पल का निर्णय है, और वो निर्णय कोई भी कभी भी ले सकता है। हमारे सूत्रों में एक छोटा सा एक्शन स्टेप भी सुझाया गया है। आज रात सोने से पहले एक कागज पर अपनी महीने की आय और अपने सारे खर्चों को ईमानदारी से लिखें। ये देखने के लिए कि आपका पैसा असल में जा कहाँ रहा है, क्या वो संपत्ति बना रहा है या दायित्व खरीद रहा है। और फिर एक छोटा सा फैसला करें। हाँ, एक छोटा सा फैसला कि अगले 6 महीनों में मैं अपनी पहली या एक और छोटी सी संपत्ति बनाऊंगा, चाहे वो 500 रुपए की SIP किसी इंडेक्स फंड में हो या कोई ऑनलाइन स्किल सीखना हो। शुरुआत छोटी हो लेकिन लगातार हो। और अंत में एक विचार जिसके साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करना चाहेंगे। आर्थिक स्वतंत्रता एक सपना नहीं है, ये एक सिस्टम है, और सिस्टम तभी काम करता है जब आप एक्शन लेते हैं। हमारे सूत्रों का सुझाव है कि अगर आपको इस तरह की गहरी और व्यावहारिक जानकारी पसंद है तो पावर बुक हब नाम का एक चैनल है, उसे लाइक और सब्सक्राइब करें। और इस ज्ञान को फैलाने के लिए अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान तभी शक्तिशाली होता है जब आप उसे लागू करते हैं और दूसरों के साथ बांटते हैं।